नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर गोंडा से आ रही है, जहां पर दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। निर्माणाधीन राजकीय मेडिकल कॉलेज पहुंचे ब्रजेश पाठक। निर्माण कार्य का किया औचक निरीक्षण। तो इस वक्त की बड़ी खबर, निर्माणाधीन राजकीय मेडिकल कॉलेज का किया औचक निरीक्षण। दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। इस वक्त की बड़ी खबर, निर्माण कार्य का किया औचक निरीक्षण। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। तो गोंडा से ये तस्वीरें, जहां पर दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। उधर यूपी के हमीरपुर जिले में यमुना और बेतवा ने अपना रौद्र रूप दिखाया था, जिससे 114 से ज्यादा गांव जलमग्न हो गए थे। साथ ही सैकड़ों हेक्टेयर फसल सड़कर नष्ट हो गई है, जिसका जायजा लेने केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति पहुंची। साध्वी निरंजन ने हमीरपुर पहुंचकर पहले तो बाढ़ पीड़ितों से मिलकर उनके बारे में जानकारी ली। साध्वी निरंजन बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। तो वहीं साध्वी निरंजन ज्योति अपने महिला कार्यकर्ताओं के साथ बाढ़ पीड़ितों के लिए बनी मोदी रसोई पहुंच गईं, जहां उन्होंने रोटी सेकी और सब्जी बनाई। वहां से महिला डिग्री कॉलेज पहुंचकर बाढ़ पीड़ितों को खाद्य सामग्री भी वितरित की। मेरे 3 दिन से लगातार मैं 2 दिन अभी अपने क्षेत्र में रही हूँ और सुबह कानपुर देहात में भी होकर के आई हूँ। जब से मैंने याददाश्त संभाली, क्योंकि मैं भी यमुना जी किनारे की ही हूँ, जिस तरह की व्यवस्था पिछले और इस बार सरकार की तरफ से हुई है, शायद कभी नहीं हुई है। किसानों को उनकी जो फसल का नुकसान हुआ उसका तत्काल सर्वे भी, जैसे पानी हटेगा सर्वे भी। इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। दबंग ने महिला की पीठ में मारा चाकू। पैसों की लेन देन के विवाद में किया गया हमला। वारदात के बाद लोगों में मचा हड़कंप। हमले के बाद आरोपी मौके से फरार। घायल महिला को कानपुर किया रेफर। मामले की जांच में जुटी पुलिस। सदर के मोहल्ला अजयपाल की रहने वाली है महिला। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर दबंग ने महिला की पीठ में मारा चाकू। पैसों की लेनदेन के विवाद में किया गया हमला। हमले के बाद आरोपी मौके से फरार। तो बड़ी खबर कन्नौज से है, जहां पर दबंग ने महिला की पीठ में मारा चाकू। वारदात के बाद लोगों में मचा हड़कंप। उधर खबर कन्नौज से है, जहां ससुराल वालों की प्रताड़ना के बाद 9 महीने से जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही विवाहिता की मौत हो गई, जिसके बाद विवाहिता के परिजन एसपी ऑफिस पहुंचकर हंगामा किया। इस दौरान मौके पर पुलिस पहुंची और परिजनों को समझाने की कोशिश की। जानकारी के मुताबिक मैनपुरी जनपद के रामपुरा गांव निवासी कुमारी ज्योति की शादी कन्नौज जिले के विशनगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले चित्रपुर गांव में हुई थी। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस ने परिजनों को दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। खत्म हुई तो हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज का क्या हुआ था उसको? उसके पेट में बच्चा पल रहा था सर, 2.5 महीने का बच्चा था। और उन दीपक के पिताजी गिरीशन, उनकी बहन रेखा देवी, उनकी माता मीना देवी, इन 4 लोगों ने एक राह होकर के 12 और 13 दिसंबर को 2021 इतना मारा पीटा योगी बच्चे की लड़की खत्म हुई तो हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज का क्या हुआ था उसको? उसके पेट में बच्चा पल रहा था सर, 2.5 महीने का बच्चा था। और उन दीपक के पिताजी गिरीशन, उनकी बहन रेखा देवी, उनकी माता मीना देवी, इन 4 लोगों ने एक राह होकर के 12 और 13 दिसंबर को 2021 इतना मारा पीटा योगी बच्चे की।
इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। यूपी बोर्ड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। 9वीं 11वीं के रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ाई। छात्र 10 सितंबर तक कर सकेंगे आवेदन। बोर्ड की वेबसाइट पर ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन। पहले 31 अगस्त थी आवेदन की तारीख। छात्रों के अनुरोध पर बोर्ड ने लिया फैसला। बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर यूपी बोर्ड से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां पर 9वीं 11वीं के रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ाई है। बोर्ड की वेबसाइट पर ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन। पहले 31 अगस्त थी आवेदन की तारीख, अब 10 सितंबर कर दी गई है तारीख। उधर लखनऊ के सभागार प्रशिक्षण एवं सेवा योजन समीक्षा की बैठक की गई। बताया जा रहा है कि प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विभाग सुभाष चंद्र शर्मा की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में सभी मंडलों के संयुक्त निदेशक ITI ने हिस्सा लिया। इस दौरान प्रमुख सचिव ने कहा कि ITI उत्तीर्ण प्रशिक्षार्थियों के लिए प्लेसमेंट मिले हैं और ITI को KPI के अचीवमेंट प्राप्त करने के भी निर्देश दिए गए हैं। आगे उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी की कमेटी बनाकर निर्माण कार्यों के गुणवत्ता की जांच कराने के आदेश भी दिए गए हैं। इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। आगरा से बड़ी खबर है, जहां पर ग्रेजुएशन की परीक्षा में सामूहिक नकल। कंट्रोल रूम में बैठे अधिकारी भी हुए हैरान। महाराणा प्रताप कॉलेज किरावली में नकल का खेल। नकल का वीडियो आया सामने। यूनिवर्सिटी प्रशासन लीपापोती में जुटा। उच्च शिक्षा मंत्री के शहर का बड़ा मामला। बड़ी खबर आगरा से है, जहां पर ग्रेजुएशन की परीक्षा में सामूहिक नकल। कंट्रोल रूम में बैठे अधिकारी भी हुए हैरान। महाराणा प्रताप कॉलेज किरावली में नकल का खेल। नकल का वीडियो आया सामने। यूनिवर्सिटी प्रशासन लीपापोती में लगा। तो बड़ी खबर तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से सामूहिक नकल। उधर यूपी के प्रतापगढ़ में महज आधे घंटे की बारिश से SP ऑफिस त्राही त्राही हो गया। बताया जा रहा है कि बारिश 1 घंटे होती रही तो SP कार्यालय पूरी तरह से डूब जाता। इसके अलावा दरोगा के जूते भी पानी में तैरते हुए नजर आए। वहीं फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाकर पानी को निकालने का इंतजाम किया गया। फिलहाल एडिशनल SP CO सिटी को दफ्तर में ही रहने को मजबूर कर दिया। बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां पर लुटेरे गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस की गिरफ्त में 7 शातिर लुटेरे लूट और चोरी को देते थे अंजाम। 3 ई-रिक्शा, 8 बैटरी, 7 मोबाइल हुए बरामद। 1 तमंचा और कारतूस भी बरामद। 9,000 रुपए और 1 बाइक भी बरामद। शौक पूरा करने के लिए करते थे लूट और चोरी। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से, लुटेरे गैंग का भंडाफोड़। पुलिस की गिरफ्त में 7 शातिर लुटेरे लूट और चोरी को देते थे अंजाम। 3 ई-रिक्शा, 8 बैटरी और 7 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। 1 तमंचा और कारतूस भी बरामद हुआ है। लुटेरे गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। 7 शातिर चोर गिरफ्त में आए हैं पुलिस के। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पुलिस की गिरफ्त में 7 शातिर लुटेरे, जो कि शौक पूरा करने के लिए लूट और चोरी की वारदात को अंजाम दिया करते थे, जिनके पास से 1 तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। टीम ने इसका सफल अनावरण किया है और इनको आज न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। जिस टीम ने ये काम किया है, थाना पुलिस और क्राइम टीम, इनको हमारी तरफ से 25,000 का इनाम घोषित किया है।
खबर हमीरपुर से है, जहां बीती रात सिविल ड्रेस में दबिश देने गए 2 सिपाहियों को ग्रामीणों ने पकड़कर जमकर पीटा। आपको बता दें कि अवैध शराब व्यापारी को पकड़ने गई 2 सिपाहियों के ग्रामीण ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। वहीं एक सिपाही को गंभीर चोट आई, जबकि दूसरा जान बचाकर वहां से भाग निकला। लेकिन देर रात पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी के घर को तोड़ा और महिलाओं सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। बलवान कहाँ के रहने वाले हैं? वहीं के हैं, कौन सा गाँव? खड़े खड़े लोग। कल क्या घटना हुई आपके यहाँ? एक आप पुलिस आई, मार फोड़ फाड़ कर सब चले गए। कितने पुलिस वाले आए थे? अरे वहाँ तो 3 गाड़ियाँ थी। पूरी घटना बताएं। ये हुई सर, हम खाना खा के भैंस के डाल के आए थे, तो 10-12 पुलिस आई थी। तो पुलिस आई तो सीधी यहाँ घुसती चली गई है, तो यहाँ तोड़ फोड़ भी की है। हम अपने यहाँ के गेट के शासन में देखते रहे हैं, तो यहाँ दाई को पकड़ के लाए हैं। दाई को गंदी गंदी गाली भी दे, तो इसको गाली दी। अंदर को देखा नहीं है कि क्या किया, क्या तोड़ फोड़ की, क्या नहीं की। बड़ी खबर का रुख करते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां मौलाना यासूब अब्बास का बयान सामने आया है। AISPLB के जनरल सेक्रेटरी हैं मौलाना यासूब अब्बास। मदरसों में नई नीति को लेकर दिया बयान। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे पर बोले, सरकार का कदम सराहनीय, लेकिन इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर मौलाना यासूब अब्बास का बयान सामने आया है। AISPLB के जनरल सेक्रेटरी हैं मौलाना यासूब अब्बास। मदरसों में नई नीति को लेकर दिया बयान। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे पर बोले, सरकार का कदम सराहनीय, लेकिन इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। और मैं उत्तर प्रदेश सरकार की इस पहल का वेलकम करता हूं, मगर हमारे मदारिस अरबिया का बड़ा योगदान है हमारे मुल्क की आज़ादी में और हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में। मदारिस अरबिया ने अहम जिम्मेदारी निभाई है, लिहाजा अहम भूमिका अदा की है। लिहाजा मदारिस अरबिया को शक की निगाह से देखना मेरे ख्याल से गलत है। अगर जो कुछ मदरसे सरहद पे बॉर्डर्स के इलाके में हैं और कहीं से केंद्र सरकार हो या प्रादेशिक सरकारें हों, उनको कोई रिपोर्ट्स मिल रही है तो उनको चिन्हित कर। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। बदायूं से बड़ी खबर है, जहां नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान। चेकिंग के दौरान 3 नशा तस्कर गिरफ्तार। 25 किलो डोडा किया पुलिस ने बरामद। करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है कीमत। तस्कर लंबे समय से सप्लाई कर रहे थे नशा। पुलिस ने तीनों को कोर्ट में पेश कर भेजा जेल। बड़ी खबर इस वक्त की। बदायूं से नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान। चेकिंग के दौरान 3 नशा तस्कर जो है गिरफ्तार हुए हैं। 25 किलो डोडा किया इनसे बरामद और साथ ही साथ करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है इसकी कीमत। तस्कर लंबे समय से नशे की सप्लाई कर रहे थे। तस्वीर में आप देख सकते हैं 3 नशा तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। 25 किलो डोडा इनसे पुलिस ने बरामद किया है, जिसकी कीमत की बात करें तो 10 लाख रुपए की जा रही है। कहीं ना कहीं नशे के खिलाफ पुलिस का बड़ा अभियान। उधर बेंगलुरु के SDM इंस्टीट्यूट में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की। इस दौरान CM ने क्षेम वन का उद्घाटन किया और लोगों को संबोधित किया। भाइयों बहनों, जब इस सेंटर के उद्घाटन का आमंत्रण मुझे प्राप्त हुआ तो मेरे लिए वो अद्भुत क्षण था। श्री मंजुनाथ श्री क्षेत्र के जुड़े हुए इस पावन कार्यक्रम के साथ जुड़ने का कार्यक्रम कर्नाटक और उत्तर प्रदेश का बहुत घनिष्ठ संबंध है और एक घनिष्ठ संबंध इस रूप में भी
कर्नाटक की परंपरा में भगवान श्री मंजुनाथ, यह नाथ संप्रदाय की शैव परंपरा की ही मंजुनाथम गोरक्षम की उस परंपरा को आगे बढ़ाता है और एक सुदृढ़ आध्यात्मिक भाव के साथ एक दूसरे को जोड़ता है। मैं हृदय से अभिनंदन करूंगा डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े जी का, जिन्होंने धर्माधिकारी के रूप में भारत की ट्रेडिशनल मेडिसिन की इस परंपरा को योग एंड नेचुरोपैथी के माध्यम से दशकों पूर्व आगे बढ़ाने का कार्य किया। पहले शांति वन के रूप में, फिर सौम्य वन के रूप में और अब बेंगलोर में क्षेम वन के रूप में इस परंपरा को उन्होंने आगे बढ़ाने का एक अद्भुत केंद्र यहां पर दिया है। और बेंगलोर के पास इस प्रकार का एक केंद्र कर्नाटक की दृष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये परंपरा केवल यहीं पे नहीं है, कर्नाटक तो वैसे भी संकट का साथी कहा गया है। प्रभु राम जब वन में सहयोग के लिए भटक रहे थे तो इसी कर्नाटक में बजरंगबली मारुति नंदन हनुमान जी ने उनकी सहायता करने के लिए आगे आए थे। यही कर्नाटक का क्षेत्र है और बजरंगबली हनुमान की सहायता से उस समय जो मजबूत सेतुबंध का निर्माण हुआ था वह भारत में राम राज्य की स्थापना का आधार भी बना था। राम राज्य की इस आधारशिला को मजबूत करने की जो प्रथम भूमि मानी जाती है वह कर्नाटक मानी जाती है। और कर्नाटक की धरती, चाहे वह श्री कालभैरवेश्वर मंदिर आदि चुनचुनगिरी मास्थानम की पूज्य परंपरा के साथ जुड़े थे, पूज्य महास्वामी श्री श्री बाल गंगाधर स्वामी जी महाराज के सानिध्य में और वर्तमान में पूज्य स्वामी निर्मलानंद नाथ स्वामी जी महाराज के सानिध्य में आदि चुनचुनगिरी के माध्यम से चलने वाली आध्यात्मिक और सेवा के शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी में तमाम प्रकल्प जो न केवल कर्नाटक राज्य में बल्कि पूरे भारत में भी और देश के दुनिया के तमाम अन्य देशों में सेवा के इस प्रकल्प को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। यह नाथ संप्रदाय की एक परंपरा और मेरे लिए अद्भुत था जब डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े जी का निमंत्रण मुझे प्राप्त हुआ तो मैंने जानने का प्रयास किया कार्यक्रम में कौन कौन लोग हैं। तो मुझे बताया गया कि इस कार्यक्रम को आशीर्वाद प्राप्त होगा स्वामी निर्मलानंद नाथ जी का, कर्नाटक के माननीय मुख्यमंत्री जी का और स्वयं डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े जी का सानिध्य प्राप्त होगा। तो मैंने कहा मैं भी एक योगी और स्वामी निर्मलानंद नाथ जी भी एक योगी हैं। बोम्मई जी हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में और एक योगी के रूप में वह भी कर्नाटक की सेवा। हेगड़े जी श्री धर्मस्थल क्षेत्र के माध्यम से एक योगी के रूप में ही वे भी यहाँ पर कार्य करते हुए पूरे क्षेत्र में आध्यात्मिक शिक्षा और स्वास्थ्य के विभिन्न प्रकल्पों के साथ ही जिस प्रकार के समाज सेवा के अभियान के साथ जुड़े हुए हैं, यह अद्भुत संजोग है। और इसलिए जब मुझे इस प्रकार का अवसर मिला तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। आज मैं आपके बीच में यहाँ पर आया हूँ। मेरे लिए अवसर अत्यंत महत्वपूर्ण है भाइयों बहनों, इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि बेंगलोर आईटी और बायोटेक्नोलॉजी का एक हब माना जाता है। अब यह तेजी के साथ
ट्रेडिशनल मेडिसिन के एक नए हब के रूप में दुनिया को मार्गदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। और खासतौर पर जब प्रधानमंत्री मोदी जी भारत की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की ओर अग्रसर हो, हमें अपनी कार्य पद्धति में प्रोफेशनलिज्म कैसे लेके आना है, टेक्नोलॉजी के साथ उसको जोड़ते हुए कैसे हम इसे आगे बढ़ा सकते हैं, यह आज की आवश्यकता है। और आज की इस आवश्यकता के अनुरूप हम उस अभियान का हिस्सा बने। ये केवल सरकार के अकेले प्रयास से नहीं, बल्कि सभी सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और वाणिज्यिक संस्थान भी जब इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे तो इसके परिणाम उसी रूप में आते हुए दिखाई देंगे। जब भारत को आधुनिक तकनीक की आवश्यकता थी तो आईटी के रूप में बेंगलोर उसका हब बना। भारत को जब किसी भी अन्य क्षेत्र में आगे बढ़ने की आवश्यकता पड़ी तो बेंगलोर ने और कर्नाटक ने उस संकट के साथी के रूप में मजबूती के साथ अपने कदम को आगे बढ़ाया। और आज यह अवसर अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आज जब प्रधानमंत्री मोदी जी भारत को दुनिया की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अग्रसर करने के लिए संकल्पित हैं, उन स्थितियों में भारत के धर्म स्थलों की भूमिका क्या होनी चाहिए। इस भूमिका के लिए आपने देखा होगा विश्व योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी मैसूर में आकर के योग दिवस का शुभारंभ करते हैं। मित्रों, योग दिवस भारत की परंपरागत उस परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है जो भारत की आध्यात्मिक परंपरा को वैश्विक मंच पर एक नया स्थान दिलाता है। और पहली बार वैश्विक मंच पर योग की परंपरा को प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस मजबूती के साथ रखा, 21 जून की तिथि विश्व योग दिवस के रूप में आज पूरी दुनिया उसके साथ जुड़ती भी दिखाई दे रही है। आप सबने इस बात को महसूस किया होगा। पहले योग के बारे में एक बहुत भ्रांत धारणाएं थी। योग के बारे में लोगों के मन में तमाम अन्य प्रकार की धारणाएं थी। लेकिन आज न केवल भारत के अंदर करोड़ों लोग योग की परंपरा के साथ जुड़ रहे हैं, बल्कि दुनिया के 175 देशों ने 21 जून को भारत की योग की परंपरा के साथ जुड़ करके भारत के योग की और आध्यात्मिक ताकत को भी उन्होंने महसूस किया है। लेकिन योग और नेचुरोपैथी हमारे लिए उपयोगी तभी हो सकता है। भारत की परंपरा ने, भारत की ऋषि परंपरा ने इस बात को माना है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी जितने भी धर्म के साधन हैं ये सभी शरीर के ही माध्यम से हो पाएंगे। हमारी इस बॉडी के माध्यम से ही उसे हम पूरा कर पाएंगे और एक स्वस्थ शरीर ही इन सभी कार्यों को संपन्न कर सकता है। योग की ताकत को, आयुष की ताकत को दुनिया ने इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 के दौरान स्वीकार किया है। भले ही लोग आधुनिक चिकित्सा पद्धति के कारण उसके पीछे भागते रहे हैं, उसका अपना महत्व अपनी जगह है, लेकिन शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाना है तो हमें अपनी परंपरागत ट्रेडिशनल पैथी की तरफ ही जाना पड़ेगा। और उसमें योग का, नेचुरोपैथी का, आयुर्वेद का, यूनानी का, सिद्धा का, इन सब की अपनी भूमिका है। और इन सब ने जिस प्रकार की भूमिका का निर्वहन किया वह हम सब ने कोविड-19 के पिछले 2-2.5 वर्ष के अंदर जिस प्रकार की चुनौती विश्व मानवता के सामने आई थी, उस चुनौती के दौरान आपने देखा होगा कि कैसे भारत को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित निकलने का रास्ता मिलता गया।
भारत की आबादी 135 करोड़ की, लेकिन अगर हम यूएसए की तुलना करें तो मित्रों यूएस की जो पॉपुलेशन है वह भारत की तुलना में भारत का 1/4 है, लेकिन कोविड-19 से होने वाली जो मृत्यु है वह यूएस में भारत से दुगनी है। यानी हमसे 1/4 आबादी के बावजूद भारत से दुगनी मौतें कोविड-19 से अमेरिका में हो जाना इस बात को ये प्रमाणित करता है कि भारत के अंदर जो परंपरागत हमारी पद्धतियां हैं, जिन्हें हम आज आयुष के रूप में मान्यता देते हैं, इन पद्धतियों के कारण हमारी जो परंपरागत व्यवस्थाएं हैं, यह व्यक्ति को एक बार फिर से आगाह किया है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज हम उत्तर प्रदेश में इसीलिए एक नए आयुष विश्वविद्यालय के साथ हम लोगों ने अपने कार्य को आगे बढ़ाया है। जब उत्तर प्रदेश में आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना होनी थी तो मैंने उस समय डॉक्टर नागेंद्र जी का भी मार्गदर्शन लिया था। डॉक्टर नागेंद्र जी ने हमारी यूपी की टीम को उस समय मार्गदर्शन दिया था और उत्तर प्रदेश में आकर के उन्होंने स्वयं भी इस फील्ड को कैसे मजबूती प्रदान कर सकते हैं, ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। अभी मुझे बताया गया कि नेचुरोपैथी से जिन छात्रों ने यहाँ पे डिग्री ली है, 300 से अधिक ऐसे छात्रों को वहाँ पर कार्य करने में उन्हें कोई दिक्कत है, मैं उस पूरे प्रतिवेदन को लूँगा और उत्तर प्रदेश में किसी भी ऐसे छात्र को दिक्कत नहीं होगी जिन्होंने नेचुरोपैथी से डिग्री ली है। उत्तर प्रदेश आयुष विश्वविद्यालय जो महायोगी गुरु गोरखनाथ के नाम पर ही है, गुरु महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा संचालित है और विश्वविद्यालय इसको मान्यता देकर के आगे बढ़ाने का कार्य करेगा और यहाँ की उस डिग्री को भी वही सम्मान जो आज कर्नाटक में है वही सम्मान उत्तर प्रदेश के अंदर भी प्राप्त होगा। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। मैं आज के इस अवसर पर यहाँ पर आज जब कर्नाटक के अंदर यहाँ पर श्री बसवराज बोम्मई जी के नेतृत्व में कर्नाटक की सरकार कर्नाटक को विकास की नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर कर रही है। मैं इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री बोम्मई जी के नेतृत्व में होने वाले जो भी विकास के कार्य हैं और कर्नाटक को एक समृद्ध कर्नाटक, सुरक्षित कर्नाटक की ओर अग्रसर करने के उनके प्रयास की यहाँ पर मैं उसकी सराहना करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि बोम्मई जी के नेतृत्व में कर्नाटक भारत की एक बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के साथ ही कर्नाटक इस ट्रेडिशनल चिकित्सा पद्धति के माध्यम से भारत को हेल्थ टूरिज्म का भी मार्ग प्रशस्त करने में सफल होगा। मैं एक बार फिर से श्री क्षेत्र धर्मस्थल के इस अभिनव प्रयास की सराहना करते हुए डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े जी का, यहाँ पर उपस्थित श्री आदि चुनचुनगिरी मास्तानम के पूज्य स्वामी निर्मलानंद नाथ जी, कर्नाटक के सीएम श्री बसवराज बोम्मई जी और उनके मंत्रिमंडल के सभी माननीय मंत्रियों को एक बार फिर से फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।